लेकिन महेश, हम ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठ सकते ना, हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा। लेकिन हम करें भी तो क्या? मैं ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे बना लेती हूँ, तो क्यों ना मैं ब्रेड पकौड़े बनाकर बेचूं। आइडिया तो अच्छा है, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मैं तो तुम्हारी ज्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा। कोई बात नहीं जी, आप बस ग्राहकों से हिसाब किताब लेते रहना, बाकी सब मैं कर लूंगी। ममता के पति को हार्ट की प्रॉब्लम थी, जिसके इलाज के लिए ममता को काफी पैसे चाहिए थे। अपनी घर गृहस्थी चलाने और पति के इलाज के लिए पैसे इकट्ठे करने के लिए वो एक पुराना ठेला और जरूरत का सामान खरीदती है और ब्रेड पकौड़े बनाना शुरू कर देती है। आइए आइए, ताजा ताजा ब्रेड पकौड़े खाइए, खुद भी खाइए और अपने घर भी ले जाइए, साथ में शानदार धनिया पुदीने की हरी चटनी भी खाइए। बहन जी, मेरे लिए एक ब्रेड पकौड़ा बनाना तो। हाँ हाँ भाई साहब, ये लीजिए। कुछ ही दिनों में ममता के पास ग्राहक आने शुरू हो गए। अब उसके सामान का खर्चा निकल जाता था, साथ ही कुछ पैसे भी बच जाते थे, जिससे उसका घर खर्च चल जाता था। लेकिन वो इतने अच्छे पैसे भी नहीं कमा पा रही थी कि वो कुछ बचत कर सके और अपने पति का सही से इलाज करवा सके। ऐसे कुछ दिन बीते। एक रोज ममता चटनी बनाने के लिए खेत में से हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च तोड़ने जाती है, लेकिन उस दिन धनिया खेत में ज्यादा था नहीं। तभी उसकी नजर उसके साथ उग रहे कुछ हरे पत्तों पर जाती है। अरे, आज तो धनिया बहुत कम है, ऐसा करती हूँ इस धनिया और पुदीने के साथ इन पत्तों को ही पीस देती हूँ। कुछ देर बाद वो ठेले पर आती है। ममता कहाँ रह गई थी? जल्दी से चटनी बना दो, ग्राहक आते ही होंगे। ममता जल्दी जल्दी चटनी सिलबट्टे पर पीसकर तैयार कर लेती है, लेकिन उस दिन उस चटनी का स्वाद कुछ अलग ही था, जिसे खाकर सभी ग्राहक खुश हो गए। वाह भाभी, क्या चटनी बनाई है! ऐसी चटनी के साथ तो मैं 4 ब्रेड पकौड़े और खा जाऊं। मेरे लिए और बना दो। हाँ, मुझे भी और देना। ऐसी स्वादिष्ट चटनी तो मैंने आज तक नहीं खाई। उस दिन के बाद से ममता का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उसकी खूब कमाई होने लगी। लोग उस चटनी के साथ साथ 4-4 ब्रेड पकौड़े एक साथ खा जाते। एक रोज जब वो पत्ते तोड़ कर लाई, तो उसके पति ने उसके हाथ में वो पत्ते देख लिए। ममता, ये तुम कौन से पत्ते लाई हो? तुम भला इसका क्या करोगी? आज इन्हीं की वजह से तो हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। जब से ये पत्ते मैंने चटनी में डालने शुरू किए हैं, तभी से हमारी काम में बरकत हुई है, और इसलिए जो ग्राहक एक बार मेरे पास आता है, वो रोज यहाँ जरूर आता है। तुम जानती भी हो ये भांग के पत्ते हैं, और शायद उन सबको इसके नशे की लत लग गई है, इसलिए वो रोज तुम्हारे ठेले पर आते हैं। क्या? भांग के पत्ते? हे भगवान, लेकिन इनकी वजह से हमारा काम इतना अच्छा चल रहा है। अगर मैंने ये पत्ते डालना बंद कर दिए तो ग्राहक भी आने कम हो जाएंगे। मैं तो कहती हूँ जी, जो जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन अगर किसी को कुछ हो गया तो? किसी को कुछ नहीं होगा। आज तक नहीं हुआ तो आज क्या होगा? बस आप भी अपना मुंह बंद रखिए। एक रोज एक लड़का विनीत उसके ठेले पर आया और ममता से कहने लगा, भाभी, कल दूसरे शहर से मेरे कुछ दोस्त यहाँ आ रहे हैं। मैंने उनसे आपके ब्रेड पकौड़े और स्वादिष्ट चटनी की खूब तारीफ की है। आप कल 8 लोगों के लिए 3-3 के हिसाब से ब्रेड पकौड़े और चटनी बना देना, ठीक है? हाँ हाँ, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। अगले दिन विनीत अपने दोस्तों के साथ ममता के ठेले पर आता है। उन सभी दोस्तों में 3 लोगों ने चटनी बहुत ज्यादा खाई और वो सब खाते खाते उन ब्रेड पकौड़ों की भी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन अचानक ही वो तीनों खाते खाते जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। भाभी, ये क्या मिलाया इन ब्रेड पकौड़ों में? मेरे ये दोस्त बेहोश क्यों हो गए? मुझे कुछ नहीं पता। विनीत अपने दोस्तों को अस्पताल लेकर गया, जहाँ डॉक्टर ने उससे कहा, देखिए, इनके शरीर में कोई नशीला पदार्थ जरूरत से ज्यादा चला गया है, जिसकी वजह से वो तीनों बेहोश हो गए। विनीत पुलिस को बुलाता उससे पहले ही ममता पुलिस स्टेशन पहुंच गई और उसने पुलिस को सारी सच्चाई बता दी। साहब, मैं जानती थी कि आपको जब सच्चाई पता चलेगी तो आप मुझे पकड़ने जरूर आएंगे, इसलिए मैं खुद ही सरेंडर करने आ गई। मैंने बस मजबूरी में वो सब किया था। मैं तो बहुत कम मात्रा में भांग के पत्ते उसमें मिलाती थी, लेकिन उन तीनों ने चटनी जरूरत से ज्यादा ही खा ली, जिस वजह से वो बेहोश हो गए। दरअसल मेरे पति एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी शेयर मार्केट में लगा दी थी, लेकिन शेयर मार्केट में हुए भारी लॉस के कारण हम बर्बाद हो गए। तब से हम यहीं एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे और घर खर्च चलाने के लिए मैंने ब्रेड पकौड़े का काम शुरू कर दिया। साहब, मैंने लालच में आकर वो चटनी बनाई। हालांकि मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, लेकिन मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, तो आप मुझे सजा दे सकते हैं। अगर आप चाहती तो भाग भी सकती थी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए आपकी मजबूरी को देखते हुए मैं खुद जज साहब से आपको कम से कम सजा देने की दरखास्त करूंगा। ममता को केवल 3 महीने की जेल और 1000 के जुर्माने की सजा होती है। जेल से छूटने के बाद
एक एनजीओ वाले आकर ममता की मदद करते हैं, जिसके लिए वो उसे 10 लाख रुपए देते हैं। ममता उन पैसों से अपने पति का इलाज करवाती है, जिससे वो पूरी तरह ठीक हो जाता है। साथ ही वो अपने ब्रेड पकौड़े के काम को बड़ी ही ईमानदारी से चलाती है और उसमें किसी भी नशीले पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करती। ग्राहकों की भीड़ अब फिर से उसके ठेले पर लगनी शुरू हो जाती है और उसका काम अच्छा चलने लग जाता है। किशन सोनपुर गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। इस काम में उसकी पत्नी कमला भी पूरा साथ देती थी। कमला और किशन दोनों मिलकर सुबह से शाम तक अपने ढाबे पर काम करते और जो पैसे बचते उनसे अगले दिन का सामान खरीदते और बाकी से घर का गुजारा करते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। गर्मियां आने वाली थी। गांव के पास जो और दूसरे बड़े ढाबे और होटल थे, उन सब ने अपने ढाबे और होटल में बढ़िया एयर कंडीशनर लगवा दिए थे, ताकि गर्मियों में भी ग्राहकों की भीड़ लगी रहे। इस कारण अब किशन के ढाबे पर ग्राहकों ने आना बंद कर दिया। अब ज्यादातर ग्राहक दूसरे ढाबों में ही जाकर खाना खाने लगे। इस कारण किशन की आमदनी बिल्कुल ना के बराबर हो गई। कमला, अब तो ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लगनी बंद हो गई है। एक भी ग्राहक रोटी खाने के लिए नहीं आता। सबको एसी ढाबों में खाने की आदत हो गई है। और वैसे भी गर्मी के मौसम में कौन भला हमारे इस छोटे से पुराने ढाबे पर खाना खाएगा। सबको एसी की ठंडी हवा में खाना खाना अच्छा लगता है, पर हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम बड़ा और महंगा एसी लगवा सकें। कैसे गुजारा चलेगा कमला, कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसी बात को लेकर तो मुझे भी चिंता हो रही है। ग्राहक नहीं आते तो खाना भी रोजाना का खराब हो रहा है। हमारा तो बहुत नुकसान हो जाएगा। अब तो थोड़े से ही पैसे बचे हैं, जिनसे सिर्फ एक दाल और रोटी बना सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ नहीं बना सकते। किशन भाई, गर्मी में यहाँ बैठकर खाना बहुत मुश्किल है। आज तो मैं गलती से बैठ गया, नहीं तो अब तो मैं एसी वाले ठंडे ढाबे में ही खाना खाऊंगा। वहाँ थोड़े पैसे ज्यादा होते हैं, पर आराम से खाना तो खा लेते हैं। लाओ, कितने पैसे हो गए, ये लो। और इस ढाबे का कुछ करो और साथ में एसी ढाबा करो इसे, नहीं तो कोई खाना खाने नहीं आएगा। दिन पर दिन किशन और कमला परेशान रहने लगे। अब तो इक्का दुक्का ही ग्राहक उनके ढाबे पर आता। इस कारण किशन ने सिर्फ एक दाल और रोटी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि बाकी चीजें अगर वो बनाए तो ग्राहक नहीं आए तो खराब हो जाएंगी और फिर पैसे भी तो चाहिए। इसी कारण वो जैसे तैसे अपना ढाबा थोड़ा बहुत चला रहा था। कमला, आज बस 250 रुपए की कमाई हुई है। अब तो कोई रास्ता ही नजर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है हमें अपना ढाबा बंद करना होगा। किशन के ढाबे के सामने एक बहुत बड़ा ढाबा था। वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी, क्योंकि इस साल ही वहाँ के मालिक रघु ने बहुत ही बढ़िया मरम्मत करवाकर ढाबे में एसी लगवा दिया था। क्या बात है किशन, आज भी तेरे ढाबे पर कोई नहीं आया? एक काम कर, ढाबे पर ताला लगा दे। अब तेरा ढाबा नहीं चलने वाला। इतनी भारी गर्मी में एसी के बिना कोई खाना खाने नहीं आएगा, और तेरे पास इतने पैसे नहीं है कि तू मेरी तरह इतना महंगा एसी लगवा सके। और मैंने एक नहीं 2-2 एसी लगवाए हैं, तब जाकर अच्छी कमाई हुई है। किशन और कमला ने सोच लिया था कि अब इस ढाबे को बंद कर देंगे। थोड़ा बहुत राशन रखा था, जिससे उन्होंने आज का ढाबे का खाना बना लिया था। कमला, ये दाल और रोटी जो बनाई है बस आज की बेच लेते हैं, कल से ताला लगा ही देंगे। कोई फायदा दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, मैंने जो दाल बची थी वो बना दी है, और थोड़ी बहुत तंदूर की रोटियां भी। उस दिन पूरा दिन कोई भी ग्राहक नहीं आता। दाल और तंदूर की रोटियां ऐसे ही रखी थी। कमला, मुझे लगता है अब कोई नहीं आएगा। रात के 9 बज रहे हैं, हमें घर चलना चाहिए। सामने रघु के ढाबे पर भीड़ लगी हुई है, तो भला यहाँ कौन आएगा। तभी किशन देखता है सामने रघु के ढाबे पर एक बहुत ही जरूरतमंद आदमी अपनी गर्भवती पत्नी के साथ कुछ मदद मांग रहा है। भैया, मेरी मदद करो। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। हम पर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया। हमारी गाड़ी, मोबाइल, पर्स, कैश, जेवर सब लूट कर ले गए। हम शहर जा रहे थे, हमें नहीं पता कि इस रास्ते पर बदमाश हमें लूट लेंगे। ओ भाई, ये कोई खैराती धर्मशाला नहीं है जो तुम्हें मुफ्त में यहाँ रोक लूं। चलो जाओ यहाँ से। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। मुझे क्या पता, कोई चोर उचक्के लुटेरे हो तुम। आजकल किसी का कोई भरोसा नहीं है। ओए छोटू, इन्हें बाहर भेज और ढाबे का शटर गिरा दे। मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा ना कहो, मेरी पत्नी की तबीयत सचमुच बहुत खराब है। बस कुछ देर आराम करके हम चले जाएंगे। अरे अरे, सुनो तो भैया, भैया सुनो तो। सुनो जी, अब खड़ा नहीं हुआ जा रहा। मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा सा कहीं से पानी ले लो। किशन और कमला उस व्यक्ति और उसकी पत्नी को देख रहे थे। किशन दौड़कर उनके पास जाता है। भैया जी, आप चिंता मत करो, आप मेरे साथ मेरे ढाबे पर चलो। आइए बहन जी, आप मेरे साथ आइए। किशन और कमला उस व्यक्ति को और उसकी पत्नी को अपने ढाबे पर ले जाते हैं। साहब, ये दाल और रोटी आप खा लो, यहाँ कोई चिंता वाली बात नहीं है। पता नहीं, हम तो पहली बार इस रास्ते से गुजर रहे थे। जंगल का रास्ता था और पता ही नहीं चला कि कब इन बदमाशों ने हमारी गाड़ी को रोक लिया। किसी तरह से उनसे रहम की भीख मांगकर मैं अपनी पत्नी को सुरक्षित बचा कर लाया। मुझे धन दौलत की कोई कमी नहीं है। बस मैं तो कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ सामने के ढाबे से मदद मांग रहा था, पर उन्होंने तो मेरी बात पूरी सुने बिना ही मुझे मना कर दिया। मैं अगर आज कुछ देर वहाँ रुकता तो अगले दिन अपने नौकर के हाथ पैसे भिजवा देता। तुम बहुत भले हो, तुमने भी तो बिना जाने पहचाने आज हमारी मदद कर दी।
अच्छा तो तुम ये ढाबा चलाते हो, तुम्हें इस ढाबे को बंद नहीं करना पड़ेगा। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं शहर का जाना माना व्यापारी हूँ। मेरे पास भगवान का दिया सब कुछ है, बस एक औलाद की कमी थी, वो भी भगवान ने हमारी झोली में खुशियां देकर पूरी कर दी। आज मेरी पत्नी की तुमने बहुत मदद की है, अब उसकी तबीयत में भी सुधार है और हम पति पत्नी सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। इससे बड़ी और क्या बात होगी। सुषमा, अब तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ जी, कमला ने मेरी बहुत देखभाल की है, अब मुझे बिल्कुल ठीक लग रहा है, अब मैं सफर कर सकती हूँ। किशन, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिनों में तुम्हारे पास आता हूँ। तुम्हारे इस ढाबे को एसी ढाबा बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। किशन और कमला की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने किसी मजबूर की सहायता की तो भगवान ने उनकी सहायता की। कुछ दिनों बाद जब वीरेंद्र सिंह लौटता है तो उसके हाथ में एक मिठाई का डिब्बा था। उसकी पत्नी के बेटा हुआ था। बेटा होने की खुशी जानकर कमला और किशन भी बहुत खुश होते हैं। वीरेंद्र सिंह अपने खर्चे से किशन और कमला को एक बहुत ही बढ़िया और बड़ा एसी ढाबा बना कर देता है, जो फुली एयर कंडीशनर था। किशन का ढाबा किसी बड़े 5 स्टार होटल से कम नहीं था। अब तो ग्राहकों की भीड़ उस ढाबे पर आने लगी। ढाबा देखने में बहुत सुंदर था। किशन ने गांव के और भी मजबूर लोगों को अपने ढाबे में नौकरी दी। किशन का ढाबा दिन के साथ साथ रात में भी खुला रहता था, ताकि हाईवे से आने जाने वाले लोगों को किसी भी बात की परेशानी न हो। गरीबों के लिए उस ढाबे पर मुफ्त खाना था। वीरेंद्र सिंह अपनी पत्नी के साथ अक्सर किशन के ढाबे पर आ जाता था। आज किशन के कारण ही वीरेंद्र सिंह का परिवार सकुशल था और वीरेंद्र सिंह ने भी किशन के लिए जो किया वो किसी बड़े उपकार से कम नहीं था। तभी तो कहते हैं कि भगवान अच्छों के साथ हमेशा अच्छा ही करते हैं, इसलिए हमें सदैव मजबूर लोगों की सहायता करनी